हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपोरिया क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार और लेके आया हूं आपके लिए लेक्चर नंबर 10। तो गाइस, आज चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको दो पार्टीज़ के बारे में बताऊंगा। भारतीय जनसंघ और दूसरी पार्टी होने वाली है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो गाइस, आज के टाइम में भारतीय जनसंघ को जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जो कि आप जानते हो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लीडर मोदी साहब आज के टाइम में पीएम है। और दूसरे है गाइस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, उसके बाद में आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इसके अंदर देखिए गाइस, सबसे पहले भारतीय जनसंघ की अगर हम बात करें तो भारतीय जनसंघ जो है वो 1951 के अंदर इस्टेब्लिश की गई श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। पहले क्या था, जो आपने सुना होगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू महासभा, ये पार्टीज़ का नाम आपने सुना होगा। जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो जो हमने जो पैराग्राफ लिया था पूरा, उस पैरा के अंदर आखिरी में एक लाइन थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वगैरह जो भी ऐसी कम्युनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्हें बंद कर दिया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि ये हिंदुत्व को काफ़ी बढ़ावा दे रही थी उस टाइम से। तो इसी वजह से गाइस, अब आप समझ सकते हो कि भारतीय जनसंघ की पार्टी जो है उसका मेन एजेंडा क्या होगा, हिंदुत्व से रिलेटेड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि बाद में जाके जो पार्टी आई भारतीय जनसंघ, वो पहले इसी के किसके मेंबर्स थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के। आप देख सकते हो गाइस, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें तो ऑलरेडी हिंदू महासभा लिखा हुआ है हिंदू नाम से। तो इससे अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात यही हो रही है कि ये क्या है, हिंदुत्व को बढ़ावा देगी या फिर एक तरह से एक कम्युनल पार्टी के रूप में आप देख सकते हैं इसे। इनके बिलीव क्या थे, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, जो कि क्या मानते हैं ये वन कल्चर, यहाँ की जो इंडिया का जो ओल्डेस्ट कल्चर है, जो कि कौन सा है, हिंदू कल्चर या सनातन धर्म जिसे कहते हैं, जिसका ओरिजिन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो एक अनंत काल से चलता आ रहा है। तो वही क्या है यहाँ का एक बिलीफ है इनका कि यही कल्चर है जो अगर प्रमोट किया जाए तो इंडिया का रियल में डेवलपमेंट हो सकता है। ये उस टाइम में क्या मानती थी, अखंड भारत को मानती थी। अखंड भारत यानी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन हुआ 1947 में, उसे वापस से रीयूनाइट कर देना चाहिए। और तीसरा इनका जो मेजर बिलीफ था वो क्या था कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने चाहिए 1964 के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर भी क्या कर लिया था 1964 के अंदर, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे। और गाइस, अगर आप नोटिस करो तो ये वही ईयर है जब नेहरू जी की डेथ होती है। तो उस टाइम में आप जानते हो फूड क्राइसिस वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो इंडिया ने इस चीज़ को प्रायोरिटी ना देके दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया। और आप जानते हैं गाइस, इसी के 3 साल बाद में 1967 के अंदर एक ट्रीटी आई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी शायद वही थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जिन जिन कंट्रीज़ के पास में अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस डेट के पहले, शायद 1 जनवरी 1967 थी वो डेट, उससे पहले जिन जिन कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं वो क्या होगी, वीटो पावर कंट्रीज़ होंगी। 5 जो बनी थी बाद में, उसके बारे में हम सेकंड बुक के अंदर पढ़ेंगे बाद में। तो अभी अगर बात करें भारतीय जनसंघ की, तो भारतीय जनसंघ के बारे में मैंने आपको बताया, वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, हिंदुत्व को जो बढ़ावा दे रही है, दूसरा अखंड भारत, और तीसरा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना, इसका जो मेन एम था वो ये था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये माइनॉरिटीज़ रिजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोज करती है। अब ये इनका सपोर्ट करने वाला कौन था, जबकि अंबेडकर साहब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अब एक्चुअली में ऐसा क्या था, ये कहते थे अगर सबको इक्वल रखना है तो गाइस इसके लिए हमें क्या इक्विटी ना इक्वलिटी देनी चाहिए। अब दोनों वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है गाइस। इक्विटी का मतलब क्या है गाइस, सपोज़ करो ये एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है गाइस, इसके ऊपर अगर कोई पहुंच जाता है तो वो समझ लो गाइस एक तरह से एपीएल में चले जाएंगे। अब सोचो गाइस, किसी के पास ऑलरेडी मंथली इतनी इनकम है 5000 और किसी के पास सिर्फ 2000 है। तो आप गाइस सोचो, अगर मैं इसको भी 5 दूँ और इसको भी 5 दूँ तो गाइस ये तो इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी ना, क्योंकि ये 7 पे ही पहुंच पाएगा और ये 10 पे पहुंच जाएगा, तो फिर भी कोई इक्वलिटी नहीं आएगी।
तो गाइस इक्वलिटी कब आएगी, जब हम इनको इक्विटी देंगे। तो अगर मैं इसको 2 और इसको 5 दूँ तो गाइस फिर जाके क्या हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएंगे। ये मानना था किसका, अम्बेडकर साहब का। बल्कि इनका क्या मानना था कि जो जितना जा रहा है उसको जाना चाहिए। अम्बेडकर साहब का मानना था कि हिस्ट्री में जितना भी ज़्यादा एट्रोसाइड्स हुए हैं SC ST पे, उसके हिसाब से उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप सो गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम बात करें तो ये कहते थे कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोशन देना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बात है गाइस, देना भी चाहिए, क्योंकि हमारी हमारी जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो यही है यहाँ की, बजाय इंग्लिश के। बाद में जाके क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया जाता है, जबकि हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है गाइस। अब क्या होता है, इलेक्शंस 1952 के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं उसके अंदर ये सिर्फ 3 सीट सिक्योर कर पाती है, और 1957 के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं सेकंड जनरल इलेक्शन, उसके अंदर सिर्फ 4 सीट्स। अब क्या हो रहा है, इनको सपोर्ट कौन करता था गाइस, जो भी हिंदी स्पीकिंग अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ वो जो कि सिटीज़ वगैरह वाले जो हैं, तो वो जितने भी लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते थे। और आप जानते हो गाइस साउथ के अंदर तो अपनी लैंग्वेज है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, तो ये वाली नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्थ में होगी, और नॉर्थ में भी कहाँ, नॉर्थ ईस्ट के अलावा। तो ये वाले रीजन्स आप जानते हो गाइस, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी, यहीं पे सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ होंगे। तो इन्हीं की बात हो रही है। दूसरे अगर बात करें तो यहाँ के लीडर्स कौन कौन है, दीनदयाल उपाध्याय साहब, जिनके नाम पे आज एक यूनिवर्सिटी भी चल रही है DU के अंडर में, और दूसरी है कौन से, बलराज मोदक साहब, और एक आपको मैंने बता ही दिया कौन, श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आप अब देख सकते हैं गाइस भारतीय जनसंघ ये थी, जो कि बाद में जाके चेंज होती है, और किस तरह से इसमें स्प्लिट्स आएंगे, किस तरह से इसमें कुछ पार्टीज़ ऐड होगी, कुछ अलग मेंबर्स आएंगे, और किस तरह से जाके ये भारतीय जनता पार्टी बनेगी, ये हम पढ़ेंगे इस बुक के लास्ट चैप्टर में, जो कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं इन ईयर्स के अंदर, लगभग 2000 के 1990 से एक्चुअली में, तो तब से लेके अब तक के जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बुक के लास्ट चैप्टर में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम पढ़ेंगे दूसरी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गाइज इससे ज़्यादा डिटेल में पूरे यूट्यूब पे नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। पूरा जो बैकग्राउंड है वो आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद में कौन कौन से लीडर्स आए, कब इसमें स्प्लिट्स आए और वो स्प्लिट्स क्यों आए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे ये क्यों फेमस हुई है। ठीक है गाइज़, अब देखो गाइस, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। रशिया के अंदर हुआ सबसे पहले, देखो मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, उन्होंने मार्क्सिज्म नाम से एक आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म के सबसे पुराने जो जनक माने जाते हैं, फादर जिन्हें कहते हैं, तो वो कार्ल मार्क्स थे। वो थोड़ा बहुत कम्युनिज्म के बारे में बताते हैं, पर एज अ पार्टी की अप्रोच ये बाद में जाके निकल के आती है। कब, रशिया के अंदर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो होता है व्लादिमीर लेनिन साहब के अंडर में 1917 के अंदर, तब। अब ये व्लादिमीर लेनिन कौन थे, ये आप जब सेकंड बुक पढ़ोगे जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, वहाँ पे आपको बताया गया है कि रशिया को पहले क्या था, किसी गवर्नमेंट के अंडर में था, जो कि बाद में जाके सबसे पहले यहाँ पे इसको फ्रीडम कौन दिलाता है, व्लादिमीर लेनिन साहब। तो गाइस उसके बाद में यहाँ पे ये पार्टी इस्टेब्लिश होती है, जो कि कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद में वहाँ से फैलती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, सब लोग सोचते हैं कि हमें भी कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अप्लाई करनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। ऐसा ही इंडिया के अंदर हुआ। 26 दिसंबर 1925 के अंदर इंडिया के अंदर भी इस्टेब्लिश हुई ये पार्टी। अब क्या होता है 1935, यानी कि इससे 10 साल बाद में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ साथ में वर्क करती जाती है। कांग्रेस जैसा करती है ये भी वैसा ही कर रही होती है। ठीक है, ये बात है जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब की, साथ में चल रहा होता है। लेकिन 1941 के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। तो उसके 2 साल बाद में, उसी के मतलब उसी टाइम पीरियड में जब वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, अब कोल्ड वॉर हुई नहीं है अभी तक। ठीक है, कोल्ड वॉर का पीरियड आएगा अभी आगे, और कोल्ड वॉर क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको अभी बताऊँगा। हिटलर जो है वो क्या करता है, अटैक कर देता है किस पे, रशिया पे। अब देखो कोल्ड वॉर में 2 पार्टीज़ थी, एक एक्सिस पावर और एक अलाइड सेंट्रल पावर्स, ऐसा कुछ थी, अलाइड जिन्हें कहते हैं पता नहीं क्या।
एक्सिस पावर्स की तरफ जो थे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, ठीक है, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए। तो यूएसए और ब्रिटेन, सॉरी यूएसए और रशिया, ये दोनों अपने मेन फोकस की बात है। और ब्रिटेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बात आएगी। तो इन तीन पार्टीज़ देखो अभी तक क्या है, एक तरफ है। 1945 में इनमें से रशिया अलग होएगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है गाइस। तो उससे पहले क्या होता है, जब इन पे कोई अटैक करेगा तो ये क्या सोचते हैं, ये 26 कंट्रीज थी टोटल, तो ये सोचती है हमारे पे अटैक हुआ है, ये ऐसे मानते हैं, जिससे आज के टाइम पे नाटो मानते हैं। तो अब हुआ क्या, इन पे अटैक हुआ रशिया पे, तो ब्रिटेन क्या कर देता है, जो कि इंडिया पे रूल कर रहा होता है, वो अटैक करता है हिटलर पे, यानी कि जर्मनी पे। और इसका साथ देने के लिए कौन कहता है, कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमें तो हिटलर का साथ देना चाहिए, सॉरी ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या कहती है, नहीं, यही हमारे लिए टाइम है सबसे अच्छा जब हम ब्रिटेन से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन अभी वर्ल्ड अफेयर्स में फंसा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन छेड़ेंगे ताकि हम आज़ाद हो जाएं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है, अपनी आइडियोलॉजी को मानते हुए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी ब्रिटेन के ऊपर ऐसे अटैक वगैरह चल रहे हैं। क्योंकि ब्रिटेन तो क्या मानता है कि रशिया पे अटैक हुआ यानी कि मेरे पे अटैक हुआ, तो ब्रिटेन पे अभी अटैक हो रहा है, तो हमें तो क्या करना चाहिए, ब्रिटेन का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कौन मानता है, कम्युनिस्ट। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। अब देखो इससे होता है इन दोनों के अंदर स्प्लिट। तो पहला आता है स्प्लिट, ये स्प्लिट कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर नहीं है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में स्प्लिट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, इसको आप अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रन करके देख लीजिए कि हिटलर ने क्या किया जर्मनी पे, सॉरी एक सेकंड रुकना गाइज, हाँ, हिटलर ने क्या किया, जर्मनी का जो डिक्टेटर था उसने अटैक किया रशिया पे। अब रशिया, ब्रिटेन और यूएसए ये एक तरफ है, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी वाली। इनका सपोर्ट करने के लिए ये क्या, इधर इंडिया के अंदर कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि साथ में थी किसके, कांग्रेस के। अब कम्युनिस्ट तो क्या कहती है, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश वालों का, और कांग्रेस कह देती है नहीं। इसी वजह से दोनों के अंदर स्प्लिट आ जाता है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम बात करते हैं इसके आगे, अब क्या हो रहा है, उसके बाद में क्या क्या हुआ। आज़ादी आ जाती है, आज़ादी आने के बाद में सबसे बड़ा सवाल उठता है इनके मन में, क्या जो आज़ादी है वो आज़ादी सही में आज़ादी मिली है, हमें ट्रू इंडिपेंडेंस मिली है। तो ये सोचती नहीं यार, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, हमें तो इंडिपेंडेंस मिली ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वॉयलेंस नहीं हुआ, ये ऐसे मानती थी। जबकि अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ था कि कम्युनल वॉयलेंस भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इस टाइम का, जो कि उस टाइम में लगभग सबसे ज़्यादा एरिया में होने वाला कम्युनल वॉयलेंस था। तो इस बात को लेके ये क्या कहती है कि वॉयलेंस छेड़ देती है। कहाँ पे, आज के टाइम में जो तेलंगाना है वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अब आपको याद हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप रोक के सोचिए कि तेलंगाना को कब सेपरेट किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब रोक के सोचिए, अब मैं आंसर बताने वाला हूँ। ये है 2 तारीख जो थी जुलाई की 2014 के अंदर, इस टाइम में इसको आज़ाद किया जाता है। अब क्या होता है, ये इतना ज़्यादा फेमस हो नहीं पाता एक्चुअली में, ये पार्टी अपना इतना ज़्यादा बेस बना नहीं पाती है। इसी वजह से क्या होता है, इसको क्रश करवा दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में सही होता है। ये माओइस्ट जो हैं वो निकल के आते हैं इस टाइम से, इसलिए इनको माओइस्ट रिवॉल्यूशनरी भी कहते हैं। इसके बाद में 1951 में ये क्या सोचती है कि जो हम कर रहे थे वो गलत है, इसलिए ये क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में निकल के आते हैं, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनती है। अब गाइस अगर आपने सुना हो तो अपोजिशन पार्टी हमेशा एक पार्टी को ही कहा जाता है, जबकि इंडिया के अंदर तो कई सारी पार्टी हैं, तो सबको अपोजिशन क्यों नहीं कहा जाता। ये इसलिए गाइस क्योंकि अपोजिशन पार्टी बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि उसको एक एक्स नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होती है, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स चाहिए होती हैं। तो इस टाइम में कोई अपोजिशन था ही नहीं, क्योंकि इसकी सीट्स जो हैं वो बहुत कम है। तो जितनी भी पार्टीज़ थी उनसे सबसे ज़्यादा थी, अपोजिशन में जो खड़ी हुई थी ना उनमें से सबसे ज़्यादा थी, बस ये बात है। सेकंड जनरल इलेक्शन जो हुए 1957 के, उनके अंदर इन्होंने केरला के अंदर काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट
बना ली केरला के अंदर, और पहली पार्टी बनी जो कि कोलिशन की मदद से पार्टी इस्टेब्लिश की, क्योंकि इनको 60 सीट्स मिली और 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे वो इनके साथ हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना लेते हैं। कहाँ पे? केरल के अंदर। 126 में से इनको इतनी सीट्स मिली, कितनी? 65। और वहाँ के सीएम कौन बनते? ईएमएस नंबोद्रिपद साहब। तो ये जो थे पहली ऐसी पार्टी बनाते हैं जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में पार्टी बनती है किसी स्टेट के अंदर। इसी वजह से क्या होता है, कांग्रेस इसके लिए ऐसा सोचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और करके 1959 के अंदर यानी कि इससे 2 साल बाद में आर्टिकल 356 का यूज़ करके ये कह के कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इस पार्टी को क्या करवा देती है, खारिज करवा देती है। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन वगैरह भी हुए थे, मतलब उनके खिलाफ मूवमेंट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किए थे। अब इसके बारे में देखो गाइस, कुछ लीडर्स का नाम लिखा हुआ आपके सामने, ए गोपालन साहब, ईएमएस नंबोद्रिपद साहब, एस डांगे साहब और पीसी जोशी। तो गाइस इन सब के आगे मैंने लेफ़्ट राइट न्यूट्रल वगैरह क्या लिख रखा है, ये अभी समझने के लिए आप पहले थोड़ा नीचे का देखो। जो 64 का जो स्प्लिट है ना, अब ये जो स्प्लिट है वो बात हो रही है, स्प्लिट कौन सा गाइस? जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर स्प्लिट हुआ। अब जो पूरी दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी, ये आई नहीं आएगा एक्चुअल में, ये वाला यहाँ क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी 2 तरह से थी, एक रशिया के अंदर और एक चाइना के अंदर। सॉरी गाइस, तो हम बता रहे थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक्चुअली में यहाँ पे है क्या कि एक थी रशिया की और एक थी चाइना की। शुरू रशिया से हुई, लेकिन एक चाइना की भी चल रही थी साथ साथ में दोनों की। तो अब क्या होता है, दोनों पार्टीज़ के अंदर एक स्प्लिट आ जाता है 62 के आसपास। यहाँ पे क्या होता है कि रशिया ये चाहता है कि वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का टाइम है, जब इधर यूएसएसआर है और दूसरी तरफ कौन है, यूएसए। तो यूएसएसआर चाह रहा है कि इनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं, ठीक है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता, चाइना की थोड़ी अलग सोच है। तो ऐसे 2-4 मुद्दों की वजह से इन दोनों के अंदर स्प्लिट आ जाता है, थोड़ा बाउंड्री डिस्प्यूट भी चलता है इनका। उसके बाद में उसी के आसपास क्या होता है, 62 के अंदर साइनो इंडिया वॉर हो जाती है। अब ये जो वॉर होती है ना, ये सबसे बड़ा कारण बनती है इंडिया के अंदर पार्टी का स्प्लिट होने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका जो सपोर्ट कर रहे थे ना चाइना का, उनको डाल दिया जाता है जेल में, ठीक है। चाइना का सपोर्ट नहीं कर रहे थे एक्चुअली में, वो चाइना की जो चाइना वाली जो ये पार्टी है ना, इसका सपोर्ट कर रहे थे, जो कि कौन थे, इनको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एम वाली, ठीक है। इनको डाल दिया जाता है जेल में, जो कि कौन है गाइस, यहाँ पे लेफ़्ट वाले, जो कि ए गोपालन साहब है सबसे फेमस, इनको डाल दिया जाता है जेल में। जबकि एस डांगे साहब और पीसी जोशी साहब जो हैं वो राइट के हैं, जो कि यूएसएसआर का साथ देने वाले हैं। उनका क्या होता है, उनको जेल में नहीं डाला जाता, इस वजह से उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है कांग्रेस का। अब देख रहे हो गाइस, दोनों के साथ में कैसे सेपरेशन किया जा रहा है, तो दोनों पार्टीज़ में आ जाता है एक तरह से स्प्लिट। इसी को कहते हैं 64 का स्प्लिट सीपीआई के अंदर। आज के टाइम में 3 स्टेट्स के अंदर फेमस है। पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश, इसको लैंड ऑफ माओइस्ट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो जगह है। आप देख सकते हो गाइस, ये तेलंगाना वाले की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाता है, रेवोल्यूशन यहीं पे छिड़ते हैं। दूसरा है बिहार। बिहार के अंदर क्या होता है, पीजेंट्स जो थे, आप देख सकते हो पिछला जो चैप्टर था उसमें भूमियार्स वगैरह करके कुछ पीजेंट्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस्ड किए जाते हैं। किसके कारण? जो वहाँ के राजपूत थे ना, उनके कारण। क्योंकि राजपूत कौन थे, एलिट्स थे, और पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उस वजह से एट्रोसाइड्स किया जा रहा था। तीसरे अगर हम बात करें तो वो कौन थे, तीसरी जो स्टेट है वो है केरल। यहाँ पे एक, अब आज के टाइम में एकमात्र ऐसे स्टेट है जहाँ पे कौन रूल कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे पूरी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी इंडिया के अंदर आई, कैसे कैसे उसके अंदर स्प्लिट आई, बाहर की जो मूवमेंट्स वगैरह जो चल रहे थे, या फिर बाहर के जो भी काम वगैरह हो रहे थे, उनसे इंडिया के अंदर क्या क्या
स्प्लिट्स या फिर क्या क्या चेंजेस आ रहे थे वो आप सभी के सामने मैंने डिस्कस किए हैं अभी। और भारतीय जनसंघ जो है उसको डिटेल में डिस्कस हम 10th चैप्टर में, सॉरी 10th है या कौन सा जो भी है आखिरी के चैप्टर जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरीज रह रही हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम आपको डिटेल में फिर से समझा दूंगा। तब तक के लिए गाइस हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नोट्स वगैरह की आपको इशू है तो अपना चैनल है अपोरिया क्लासेस नाम से ही इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।